हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं सपना सिसोदिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बेहतरीन सेशन के साथ। अपन बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, भोजन अपने मुख से लेकर गुद्दा तक कैसे पहुंचता है, ये चीजें अपन देख रहे थे। तो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट देखे थे कि अपना ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो उसमें अपन ने दो चीजें देखी थी। नंबर फर्स्ट पर तो देखा था अपन ने एलिमेंट्री कैनाल, और नंबर सेकंड पर कौन सा देखा था अपन ने, डाइजेस्टिव ग्लैंड देखी थी। तो अपन ने एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट में देखा था कि जो अपना भोजन है, जैसे ही अपन भोजन मुख से ग्रहण माउथ से ग्रहण करते हैं तो वो कहाँ पहुंचता है, गुद्दा तक पहुंचता है और गुद्दा से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपन ने देखा था, एलिमेंट्री कैनाल वाले में देखा था। फिर इसके बाद में अपन ने डाइजेस्टिव ग्लैंड देखी थी। तो अपनी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो तीन होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर फर्स्ट पर सलाइवरी ग्लैंड, नंबर सेकंड पर लीवर और नंबर थर्ड पर पैंक्रियाज, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, अग्नाशय। तो ये सब अपन ने किसके बारे में देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। अब अपन बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म कैसी होती है। अपन ने पहले तो उसका रोल देखा था, इसकी संरचना देखी थी। आज अपन देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की मैकेनिज्म कैसे होती है कि जो अपना भोजन है वो मुख से स्टार्ट होकर गुद्दा तक कैसे कंप्लीट किया जाता है, या फिर इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो प्लीज आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल एनवीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम की मैकेनिज्म के बारे में। तो जो मैकेनिज्म है वो 5 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले तो कौन सा, फर्स्ट चरण तो कौन सा आता है, फर्स्ट स्टेप आती है अंतर्ग्रहण, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंजेस्टन। ठीक है। फिर इसके बाद में नंबर सेकंड पर कौन सी आती है, अवशोषण। अवशोषण के बाद में नंबर थर्ड पर स्वांगीकरण। अवशोषण को अपन इंग्लिश में अंतर्ग्रहण के बाद में भोजन का पाचन होता है, पाचन को क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में अपना आता है अवशोषण। अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद में लास्ट में क्या बचता है अपना बहिक्षेपण। अवशोषण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। इसके बाद में अपना फोर्थ नंबर पर आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एसिमेलिटेशन। फिर इसके बाद में लास्ट में कौन सा बचता है अपना, लास्ट में बचता है स्वांगीकरण के बाद में नंबर 5 पर बहिक्षेपण वाला पार्ट अपना बचता है। बहिक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन इजेशन। ठीक है। तो जो अपना भोजन है वो कैसे ग्रहण किया जाता है, अंतर्ग्रहण से लास्ट में बहिक्षेपण की क्रिया कैसे कंप्लीट होती है, 1 बाय 1 अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन सी जो स्टेप आती है वो आती है अंतर्ग्रहण। तो जो अपना अंतर्ग्रहण है वो क्या होता है, भोजन को जो अपन बॉडी में ग्रहण करते हैं, मानव द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। तो इसको अपन शॉर्ट वे में बोले तो इसको बोल सकते हैं तो भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, एक तरह से भोजन को अपने मुख में लेना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब ये अंतर्ग्रहण की प्रोसेस कैसे होती है, इंजेस्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये जो प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में ये कंप्लीट होती है। वो 2 स्टेप कौन कौन से है ये देखेंगे कि नंबर फर्स्ट वाली जो स्टेप होती है उसमें फूड को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। भोजन को चबाने का कार्य किया जाता है। अब भोजन को चबाया कौन से दांतों द्वारा जाता है और निगला कौन से दांतों द्वारा जाता है। इसके बाद में नंबर सेकंड पर कौन सा आता है, भोजन को निगलना। तो जो अपनी इंजेस्टेशन की क्रिया होती है, मैकेनिज्म होती है, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला तो होता है भोजन को चबाना, और इसके बाद में नंबर सेकंड पर कौन सा आता है, भोजन को निगलना। तो जो अपनी चबाने वाली क्रिया है भोजन को, वो कौन से दांतों द्वारा पूरी होती है, प्रीमोलर्स और मोलर्स द्वारा। दांतों के नाम याद रख लेना, प्रीमोलर्स और नंबर सेकंड कौन सा, इसी का मोलर्स। इसके बाद में जो अपने भोजन को निगलने की जो प्रोसेस होती है वो इंसाइजर जो अपने दांत होते हैं उनसे कंप्लीट होती है। ठीक है। तो दोनों दांत याद रख लेना। भोजन को चबाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्रीमोलर्स और मोलर्स के द्वारा। फिर भोजन को निगला किस दांतों द्वारा जाता है, इंसाइजर द्वारा। तो जो अपनी इंजेस्टेशन की क्रिया होती है वो 2 चरणों में पूरी होती है। इस स्टेप में भोजन को किसके साथ मिलाया जाता है, लार के साथ। इंजेस्टेशन में भोजन को लार के साथ मिलाया जाता है। जो अब लार के साथ भोजन को मिलाया जाता है
तो वो भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। कई बार बोलस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि जो बोलस होता है वो क्या कहलाता है। तो जब अपना फूड होता है वो अपन माउथ में ग्रहण करते हैं, तो अपने माउथ में जैसे ही भोजन पहुंचता है वो स्लाइवरी के साथ क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है, लार के साथ मिला दिया जाता है। जब ये भोजन लार के साथ मिल जाता है तो ये जो भोजन है वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। इसके बाद में नंबर सेकंड चीज आती है काइम। जैसे अपना बोलस होता है वैसे ही अपना काइम होता है। वो काइम किस में कहलाता है वो अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो अपना जो इंजेस्टेशन है वो ऐसे कंप्लीट होता है। इसके बाद में नंबर सेकंड जो स्टेप आती है वो डाइजेशन की आती है। डाइजेशन है वो हर पार्ट में अलग अलग होता है। जैसे अपने मुख में डाइजेशन अलग होता है, फिर इसके बाद में आमाशय में डाइजेशन अलग होता है, फिर नंबर थर्ड छोटी आंत में डाइजेशन अलग होता है। डाइजेशन की प्रोसेस सब में अलग अलग होती है। तो अपन सबसे पहले बात करें किसके बारे में? डाइजेशन के बारे में। अगर बात करें तो डाइजेशन सबसे पहले किस में होगा? मुख में डाइजेशन होगा। तो सबसे पहले किस में होगा? माउथ में, मुख में। तो जो अपने मुख में डाइजेशन होता है वो कैसे कंप्लीट होता है? तो भोजन को क्या इसमें मुख में भोजन को किसके साथ मिलाया जाता है? लार के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ? लार के साथ। अब ये लार क्या स्राव करती है? लार ग्रंथियां स्राव करती है। अपन ने पहले भी देखा था कि लार हमेशा लार ग्रंथियां स्लाइवरी ग्लैंड स्रावित करती हैं। ये जो लार ग्रंथियां होती है इसकी पीएच जो लार होती है उसकी पीएच कितनी होती है अपने पास? 6 से 8 या फिर 6.8 जो होती है इसकी क्या होती है? पीएच होती है। और ये जो अपनी लार होती है वो हल्की अम्लीय होती है। कैसी होती है? हल्की अम्लीय। ठीक है। तो इसमें मुख गुहिका में भोजन को किसके साथ मिलाया जाता है? लार के साथ मिलाया जाता है। ये लार जो होती है वो लार ग्रंथियों का स्राव करती है। और जो अपनी लार होती है उसकी पीएच 6.8 होती है और लार कैसी होती है? हल्की अम्लीय। इसके बाद में जैसे अपन ने देखा कि लार ग्रंथियां किसके आगे किसका स्राव करती है? स्टार्च का स्राव करती है। ये जो स्टार्च होती है वो किस में बदलती है? स्टार्च माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल जाती है। किसमें? माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में। अब ये जो प्रोसेस है वो कौन से एंजाइम द्वारा कंप्लीट होती है? तो जो ये प्रोसेस अपनी बनती है वो एमिलेज एंजाइम द्वारा कंप्लीट होती है। और इस एमिलेज एंजाइम की पीएच जो होती है वो कितनी होती है? 6 से 7 के बीच में होती है। ठीक है। अब ये अपनी माल्टोज है वो क्या होती है? एक डाइसेकेराइड होती है। और जो अपनी डेक्स्ट्रीन बच गई इसमें कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं? 3 से लेकर 9 के करीब ग्लूकोज में इसके अणु पाए जाते हैं। कितने? 3 से 9 के बीच। तो जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल दिया जाता है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड शर्करा है और जो अपनी डेक्स्ट्रीन शर्करा है उसमें 3 से लेकर 9 तक कितने होते हैं? ग्लूकोज के अणु होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करें किसके बारे में? आमाशय में पाचन। जैसे अपन ने मुख में पाचन देखा उसी प्रकार अपन आमाशय में स्टोमच में पाचन की बात करें कि जो अपना स्टोमच है उसमें पाचन कैसे होता है। अपने डाइजेशन की जो ज्यादातर मैकेनिज्म है वो किसमें होती है? अपने स्टोमच में कंप्लीट होती है। वो कैसे कंप्लीट होती है? आमाशय में जो भी अपना भोजन पहुंचता है तो किसके साथ मिला दिया जाता है? ये गैस्ट्रिक जूस के साथ। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला दिया जाता है। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। अब ये गैस्ट्रिक जूस के साथ जैसे ही मिलाया जाता है वैसे ही प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। किसका? तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन भी अच्छा बनता है कि जो अपना स्टोमच है उसमें किस चीज का, वसा और प्रोटीन में से किस चीज का डाइजेशन होता है? तो याद रखना प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किस में कंप्लीट होता है? स्टोमच में कंप्लीट होता है। इसके बाद में बात करें कि अपना स्टोमच है उसमें भोजन कितनी देर तक रुकता है? तो 3 से लगभग 4 हावर के बीच में जो अपना भोजन है वो अपने स्टोमच में स्टे करता है। किसमें? स्टोमच में। ठीक है। तो अपन ने स्टोमच में देखा कि जैसे ही भोजन स्टोमच में पहुंचता है ये किसके साथ मिलाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस जैसे ही मिलाया जाता है तो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होने के बाद में भोजन जो है 3 से 4 हावर के लिए किस में पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। जैसे अपन ने देखा कि मुख में भोजन क्या कहला रहा था? बोलस कहला रहा था। वैसे वहां पर अपने बात की थी कि अपन काइम के बारे में और देखने वाले हैं। तो जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? काइम। याद रख लेना कि काइम जब कौन से अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में पहुंचता है तब काइम कहलाता है। तो याद रखना किसमें? आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। इसके अलावा अपना जो स्टोमच होता है उसमें एक प्रोसेस और होती है। वो प्रोसेस क्या है? इसमें पेप्सिनोजन को किस में बदल दिया जाता है? पेप्सिन में बदल दिया जाता है।
पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल दिया जाता है। अब ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ये जो कार्य करता है एक एंजाइम नहीं बल्कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्रिया पूरी करता है। अब ये पेप्सिन किस में बदलता है? सक्रिय प्रोटीन में बदल जाता है। ये जो प्रोटीन बनती है अपने पास, ये पेप्सिन प्लस HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पेप्सिन प्लस HCl की उपस्थिति में किस में बदलती है? प्रोटियोज और पेप्टोनन पॉलीसेकेराइड, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन। अब ये जो अपने पास पेप्टोन होती है ये कैसी होती है? एक पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है? पॉलीसेकेराइड शर्करा। पेप्सिन की जो pH होती है वो कितनी होती है? 2 से 3 के बीच में होती है। तो जैसे जिन जिन एंजाइमों को अपन नाम ले रहे हैं उनकी pH ध्यान में रखना। जैसे अपन ने एमिलेज जो अपना एंजाइम लिया था उसकी pH कितनी थी? 6 से 7, और पेप्सिन जो एंजाइम ले रहे हैं उसकी pH 2 से 3 के बीच में है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है अपने स्टोमच में जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। जैसे ही स्टोमच में डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है उसके बाद में भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे अपना डाइजेशन कंप्लीट होता है? तो नंबर 3 पर किस में आ गया? छोटी आंत में पाचन। अपन ने देखा कि जो डाइजेशन का अधिकतर पार्ट है वो किस में कंप्लीट होता है? स्टोमच में अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में कुछ पार्ट बचता है वो लास्ट में किस में बच जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बदल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सेल पाई जाती है जिस सेल को क्या बोलते हैं अपन? एंटेरोसाइट सेल बोलते हैं। ये एंटेरोसाइट सेल ही क्या करती है? डाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट करती है। किसकी क्रिया को? डाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट करती है। कौन सी सेल करती है? एंटेरोसाइट सेल का नाम याद रखना। जैसे अपन ने देखा कि आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे के लिए स्टे करता है स्टोमच में, ठीक उसी प्रकार जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें भोजन 4 से 5 आवर के लिए स्टे करता है। कितने आवर के लिए? 4 से 5 आवर के लिए। इसके बाद में बात करें कि जो छोटी आंत होती है उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको किस नाम से जानते हैं अपन? पायसीकरण के नाम से जानते हैं। अब ये पायसीकरण क्या होता है? तो जो अपनी छोटी आंत में वसा होती है, वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती है, कैसी गोलिकाएं? वसा की बड़ी गोलिकाएं, वो एक छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती है। कैसी गोलिकाओं में? छोटी छोटी गोलिकाओं में। वसा की बड़ी गोलिकाएं छोटी गोलिकाओं में टूट जाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण कहलाती है। तो वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में टूटना ही क्या कहलाता है? पायसीकरण। पायसीकरण में वसा और पित्त मिलकर क्या बनाते हैं? पायसीकृत वसा बनाते हैं। कौन कौन सी चीजें मिलकर? वसा और पित्त मिलकर पायसीकृत वसा बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो अपनी पायसीकृत वसा होती है ये एक ट्राइग्लिसराइड होती है। कौन सी? पायसीकृत वसा। पायसीकृत जो वसा होती है वो ट्राइग्लिसराइड होती है। ये किस में बदलती है आगे? ट्राइग्लिसराइड। ये जो है अपने लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम की pH कितनी होती है? 7 होती है। तो जो अपनी पायसीकृत वसा होती है वो किस में बदल जाती है? वसाम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड में बदल जाती है। वसाम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड 2 पार्ट में ये टूट जाती है। ठीक है, ये किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्रिया होती है। इसके बाद में बात करें तो जो अपनी छोटी आंत की एंटेरोसाइट सेल होती है, कौन सी सेल? अपन ने पहले ही देख लिया कि जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें एंटेरोसाइट जो सेल पाई जाती है, एंटेरोसाइट सेल, वो अपने डाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट करती है। अब ये डाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट कैसे करती है? इसके लिए अपन शुगर के माध्यम से देखेंगे कि जो अपनी सुक्रोज नाम की जो शुगर होती है, शर्करा होती है, वो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाती है। दोनों शर्कराओं में टूटती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तीनों शर्कराएं हैं, तीनों के नाम याद रखना। जो अपनी सुक्रोज शर्करा है वो 2 शर्कराओं में टूटती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो जो इस क्रिया के लिए जो सुक्रेज एंजाइम होता है उसकी pH कितनी होती है? 8.5। इसके बाद में सुक्रोज के बाद में नेक्स्ट जो अपनी शर्करा आती है वो माल्टोज आती है। ये माल्टोज माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसके एंजाइम की उपस्थिति में? माल्टेज की उपस्थिति में pH इसकी भी कितनी होती है? 8.5 होती है। ये दोनों ग्लूकोज शर्कराओं में टूट जाती है, 2 ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी शर्करा बचती है वो लैक्टोज बचती है। ये जो लैक्टोज शर्करा है, कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में pH कितना होता है लैक्टेज एंजाइम का? 8.5। तो pH कितनी हो गई? 8.5।
ये किस में बदलती है? ग्लूकोज में। तीनों शर्कराएं हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये फिर से शर्करा में बदल जाती है। अब ये सारी शर्कराएं मिलकर क्या बनाती है? एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाती है। अब जो अपना ये जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड किसके? एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम का नाम याद रखना है एमिनोपेप्टिडेज, इसकी उपस्थिति में किस में बदलता है? डाइपेप्टाइड प्लस एमिनो अम्ल में, डाइपेप्टाइड प्लस एमिनो अम्ल। ठीक है, इसकी भी पीएच कितनी होती है? 8.5। पीएच कितनी हो गई इसकी भी? 8.5। अब ये डाइपेप्टाइड किस में बदलेगा? एमिनो अम्ल में बदल जाएगा। डाइपेप्टाइड फिर से एमिनो एसिड में बदल जाएगा। अब ये अपना एमिनो एसिड है वो कैसी वसा बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड। अपन ने पहले ही देख लिया कि जो अपनी ट्राइग्लिसराइड वसा थी वो क्या कहला रही थी? पायसीकृत वसा, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्राइग्लिसराइड। ये जो अपनी ट्राइग्लिसराइड बचती है ये आंतरीय लाइपेज की उपस्थिति में, किसकी? आंतरीय, अपना जो आंतरीय लाइपेज होता है उसकी उपस्थिति में, आंतरीय लाइपेज की उपस्थिति में ट्राइग्लिसराइड जो वसा होती है वो वसा अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड में बदल जाती है। किसमें? वसा अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड में। यह प्रोसेस अपन ने पहले ही देख ली थी। ये किसमें कंप्लीट होती है? पूरी, ये जो पूरी मैकेनिज्म है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। इसके बाद में जैसे ही डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, डाइजेशन की क्रिया तीन जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की जो 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे पहले मुख, फिर इसके बाद में आमाशय, इसके बाद में लास्ट में छोटी आंत। तीनों में डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तीनों में जो पाचन होता है वो एंजाइम की उपस्थिति में कंप्लीट होता है, और हर एंजाइम का एक पीएच प्रास होता है। वो पीएच मान अपने को याद रखना है, और जो एंजाइम की नेम है वो अपने को याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, जैसे अपन ने पहले स्टार्ट किया था, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाएगा, फिर भोजन का डाइजेशन होगा, फिर नंबर 3 पर भोजन का अवशोषण होगा। भोजन का अवशोषण कैसे होता है? तो नंबर 3 पर क्या आ गया? अपना अवशोषण वाला पार्ट आ गया। तो अवशोषण की क्रिया कैसे कंप्लीट होती है? जब भोजन अवशोषित हो जाता है, पचित भोजन आंतर की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से किस में बदल जाता है? रुधिर के स्थानांतरण से या लसिका के स्थानांतरण से अवशोषण की क्रिया कंप्लीट होती है। याद रखना कि जो अपना अवशोषण है वो किससे स्थानांतरित होता है? रुधिर से स्थानांतरित होता है। ठीक है, अवशोषण की क्रिया जो मैकेनिज्म है वो भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप कौन सी होती है? सक्रिय अभिगमन की, और जो अपनी नेक्स्ट स्टेप होती है वो किसकी होती है? विसरण की। तो दोनों स्टेप याद रखना, फर्स्ट नंबर पर सक्रिय अभिगमन और नंबर 2 पर विसरण। अवशोषण की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि पचित भोजन को आंतर की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से लसिका या रुधिर में स्थानांतरण कर दिया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। अपन ने देखा कि ये अवशोषण की क्रिया है वो किसमें कंप्लीट होती है? अपनी शुद्रांत्र या फिर छोटी आंत का जो फर्स्ट पार्ट है, जेंजुनम वाला पार्ट, उसमें क्या होता है? अवशोषण की क्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो जो भोजन का अवशोषण हो जाता है इसके बाद में भोजन का स्वांगीकरण होता है। तो भोजन का स्वांगीकरण कैसे होता है? जैसे अपन ने अवशोषण की मैकेनिज्म देखी है या फिर इसकी प्रोसेस देखी है, उसी प्रकार अपन स्वांगीकरण की प्रोसेस देखें तो अवशोषित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको किसमें? रुधिर द्वारा सेल में पहुंचा दिया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। कि जो अपना भोजन अवशोषित हो जाता है, खाद्य पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं, उसको ब्लड द्वारा किसमें पहुंचा दिया जाता है? सेल में पहुंचा दिया जाता है। ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है? अपनी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है? ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, एमिनो ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कि ऊर्जा का एक रूप होता है। इसके बाद में लास्ट में नंबर 5 क्या बचता है? अपना बहिक्षेपण। जैसे अपन ने अवशोषण स्वांगीकरण देखा, लास्ट में अपना बहिक्षेपण बचता है। बहिक्षेपण की क्रिया क्या होती है? जैसे अपन ने अंतःग्रहण देखा था वैसे लास्ट में बहिक्षेपण देखेंगे कि जैसे अंतर्ग्रहण में तो भोजन को ग्रहण किया गया था, ठीक उसी प्रकार बहिक्षेपण में भोजन को बाहर त्यागा जाता है। किससे? बॉडी से बाहर त्यागा जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ये क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। ठीक है, तो अपन ने आज के सेशन में देखा कि जो अपना डाइजेशन है वो कैसे कंप्लीट होता है, डाइजेशन की मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है। नंबर 1 पर अपन ने देखा कि भोजन का सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण, फिर लास्ट में स्वांगीकरण, और लास्ट में कौन सा बच गया? अपना बहिक्षेपण। तो इस प्रकार अपना जो बॉडी का डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके लिए
डाइजेशन के लिए अपने को पांचों पार्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 करके मैकेनिज्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।